है ना। कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था? पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। कैसे हम लोग कोफिशिएंट्स की मदद से पता करते हैं, है ना, वो वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, है ना। फाइंड whether the following pair of equations are consistent or inconsistent, है ना। देखो पहला, फर्स्ट हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस? जो पेयर ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है ना। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, है ना। आप देख लो यहां पर, है ना, a1 3 है, a2 2 है, a1 बाई a2 का रेशियो निकालोगे। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में आप कैसे करोगे जान रहे हो ना। पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका वैल्यू लिखोगे, फिर आप रेशियो निकाल कर कंपेयर करोगे। यहां देखो a1 बाई a2 का रेशियो क्या आ रहा है, 3/2, और b1 बाई b2 का रेशियो क्या आ रहा है, 2/-3, यानी -3/2। और हमें दिख रहा है साफ साफ, सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो यानी कि इसमें हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन मिल गया तो वैसे पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, है ना। ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो चेक करो। a1 क्या है, ये x का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में, a2 क्या है, x का कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में, b2 क्या है, y का कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में। तो ये हमने चेक किया, a1 बाई a2 और b1 बाई b2, हमने क्या देखा कि दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ना। देख लेना, we will get unique solution, therefore the pair of equations, the given pair of equation is consistent, है ना। आप सिर्फ लिख लो consistent, है ना। this implies a1 by a2 is not equal to b1 by b2। इसका मतलब क्या है, unique solution। this implies pair of equation क्या है, consistent। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। देखो सेकंड हमें कौन सा पेयर दे रखा है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, सेकंड वाला, सेकंड वाला क्यों? कांस्टेंट जो इक्वल नहीं, अगर इक्वल होता तो सर अब बताओ। समझ में आ रहा है ना। a1 by a2 is equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2। ये देखो x का कोफिशिएंट ये a1, ये नीचे वाले दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2। तो आप, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप एग्जाम में पहले क्या करोगे, समझ में आ रहा है ना। पहले ये a1 b1 c1 इनका वैल्यू दिखाओगे अलग अलग से क्या है, उसके बाद a2 b2
C2 इनका वैल्यू लिखोगे, है ना। तो A1 यहाँ पे 2 है, A2 4 है, B1 क्या है -3 है, B2 क्या है -6 है, C1 8 है, C2 क्या, मैंने बोला ना कांस्टेंट टर्म को पहले आप LHS में ले आया करो, तो आप यहाँ -8 -9 लिख दो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ A1/A2 का रेशो क्या आ रहा है, 2/4, दैट इज 1/2। B1/B2 का रेशो कितना आ रहा है, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज 1/2। C1/C2 का रेशो क्या आ रहा है, -8/-9, दैट इज 8/9। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। दिस इंप्लाइज नो सॉल्यूशन, लाइन्स आर पैरेलल। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। सबको क्लियर है ना यहां तक, कोई डाउट नहीं है ना, जल्दी नोट कर लो यहां तक। किसी को भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, एकलव्य है, समझ में आ रहा है ना, पक्का ना, वेरी गुड। चलो इसके बाद है ना, हमें थर्ड पेयर दे रखा है, देखो थर्ड पेयर हमें दे रखा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड है 9x minus 10y इक्वल टू 14। 9x minus 10y इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करो, बताओ। 7 सही है ना, 9x minus 10y इक्वल टू 14 है ना। वो थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखा है। चेष्टा क्लियर है ना यहाँ तक, सारा लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। रागिनी कलर लेक्चर मिस हो गया था ना, देख लेना उसको आज। थर्ड वाला पेयर क्या आ रहा है ना। वापस से आप पहले A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू लिख लेना। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। यहां पर देखो आप A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 क्या है, दैट इज 3/2, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। A2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दैट इज 9। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, दैट इज 1/6 आ जाएगा ये, है ना। 3 3 9, 3 2 6 है ना। इसको आप सॉल्व करना। नेक्स्ट आप B1/B2 का वैल्यू निकालो। B1 किसके बराबर दे रखा है, 5/3। B2 कितना है, -10। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/6। हमें साफ दिख रहा है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यूनिक सॉल्यूशन है ना। A1/A2 is not equal to B1/B2. This implies unique solution. This implies the given pair of equations are consistent. कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक। डायरेक्ट लिखोगे, तुम भी कॉपी कर रहे हो बोर्ड से, लिखो A1 A2 C1 A1 B1 C1 क्या दे रखा है यहाँ पे। A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, A2 ये है, B2 ये है, C2 ये है।
है ना। बोर्ड में पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब अलग से पहले लिखकर दिखा देना, फिर A1 बाई A2 का रेशियो फाइंड करना, फिर B1 बाई B2, फिर C1 बाई C2, उसके बाद देख लेना कौन किसके इक्वल है और कौन किसके इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पे आ रहा है A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा यहाँ पर, है कि नहीं। नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन लिखो, फोर्थ। देखो फोर्थ हमें दे रखा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। फोर्थ वाला बताओ सॉल्व करके क्या होगा। क्या होगा, क्या आ रहा है? चलो एक आंसर आ रहा है कंसिस्टेंट, एक आ रहा है इनकंसिस्टेंट। हाँ सॉल्व करो हाँ यूनिक आ रहा है। डिपेंडेंट पेयर आ रहा है ना, तो डिपेंडेंट पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट आ रहा है ना। देखो इसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर A1 बाई A2 का वैल्यू निकालो, है ना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ A1 बाई A2। A1 कितना है 5, A2 कितना है माइनस 10, तो A1 बाई A2 कितना आ गया माइनस 1 बाई 2। ये देखो B1 कितना है माइनस 3 है ना, B2 कितना है प्लस 6, तो B1 बाई B2 दैट इज माइनस 3 बाई प्लस 6 दैट इज माइनस 1 बाई 2। अब आप निकाल लो C1 बाई C2, है ना। C1 लिख देना माइनस 11, C2 लिख देना 22, है ना। दोनों को LHS में ले आना, C1 माइनस 11 C2 22, तो C1 बाई C2 वाला रेशियो कितना हो जाएगा, C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू माइनस 11 बाई 22। ये भी कितना आ रहा है माइनस 1 बाई 2, तीनों माइनस 1 बाई 2 के बराबर है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, यानी दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, तो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। चलो क्लियर है ना यहां तक। इसके बाद ऐसा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला और भी क्वेश्चन सब दे रखा है एनसीईआरटी में, वो आप सॉल्व करना, और उसके बाद ग्राफ भी बनाने को कहा है, तो ग्राफ बना लेना, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? गुड, नोट कर लिए सब यहां तक। इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables
variables such that the geometrical representation of the pair so formed such that the geometrical representation such that the geometrical representation of the pair so formed of the pair so formed of the pair so formed is first intersecting lines, second parallel lines, third coincident lines, third coincident lines. सॉल्व करो इसको। देखो यहां पर आपको एक इक्वेशन दे रखा है, आपको कह रहा है दूसरा इक्वेशन आप अपने मन से फाइंड करो, खुद से, सच दैट कि ये दोनों पेयर क्या हो जाना चाहिए। फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइन मिलना चाहिए हमें। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आप जानते हो ना कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है कि नहीं। तो आप खुद से दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाओ, सबका है ना अलग अलग आंसर आएगा, इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं आएगा। देखो फर्स्ट केस में कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए, पहला वाला सॉल्व करते तो एक इक्वेशन तो हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन खुद से बनाना है, सच दैट कि क्या मिलना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है प्रिंस इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप देख लो दूसरा इक्वेशन बना लो, कुछ ऐसा है ना, 4x - 9y + 7 = 0। दूसरा इक्वेशन हमने लिख दिया। आप चेक कर लो यहाँ a1/a2 और b1/b2। a1/a2 कितना आ जाएगा देख लो, 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है ना। नेक्स्ट आप देखो b1/b2 कितना आ रहा है, हाँ b1/b2 आ रहा है 3/-9 दैट इज -1/3। तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा। आप खुद से कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो, बस आप ध्यान रखना a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो एक तो ये पेयर हमने ढूंढ लिया, एक इक्वेशन आपको गिवन था, दूसरा आपको फाइंड करना था। और भी ऐसा आप आंसर फाइंड कर सकते हो, जैसे 3x + 5y - 6 = 0। आप इन दोनों केस में भी देख लेना, इन दोनों पेयर में भी a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा। तो आपको बस खुद से एक लीनियर इक्वेशन बनाना था दूसरा, सच दैट कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तभी तो हमें मिलेगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें बहुत सारा आंसर पॉसिबल है, सबका आंसर अलग आएगा, समझ गए ना। अब देखो दूसरा वाला कह रहा है, दूसरे वाले में हमें क्या चाहिए, पैरेलल लाइंस। तो पहला इक्वेशन तो हमें दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। आपको दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है, समझ में आ रहा है ना। दूसरा इक्वेशन फाइंड करने का तरीका क्या है, आप बस यहां पर क्या करो ना, ये जो x और y वाला कोफिशिएंट है इसको अलग करो, 2x + 3y, इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। बस ध्यान रखना ये कांस्टेंट टर्म वाला रेशियो भी सेम ना हो जाए, है कि नहीं। आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे मान लो ये 2x + 3y में है ना, मान लो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा 4x + 6y। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर हो गया। अब हमें पैरेलल लाइन चाहिए,
तो यहाँ पे आप 8 ही छोड़ दो, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो यहां पर देखो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहां पे क्या मिल जाएगा हमें? पैरेलल लाइन। आप ऐसा मल्टीपल आंसर बना सकते हो, है कि नहीं? ढेर सारा आंसर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। वो तो बहुत आसान है। पहला इक्वेशन हमें क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या करना है? जो भी इक्वेशन दे रखा है बस उस पूरे इक्वेशन को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। कोई भी रियल नंबर, आप रैशनल इररैशनल कुछ भी ले सकते हो, है ना? मान लो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया -2 से। मान लो हमने k का वैल्यू क्या ले लिया? -2। तो देखो हमें क्या मिलेगा? -4x माइनस 6y और यहां पे +16 इक्वल टू 0। आप चेक कर लेना, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों का वैल्यू इक्वल आएगा। कोइंसिडेंट लाइन वाला केस क्रिएट करना बहुत आसान है। जो भी इक्वेशन दे रखा है उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे यहां पे हमने k का वैल्यू, रियल नंबर का वैल्यू क्या ले लिया? -2। आप किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाता। और यहाँ पे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल आएगा। तो दूसरा इक्वेशन आपको खुद से फाइंड करना था। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है? क्लियर है ना यहां तक? नोट कर लिया ना सबने? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, है ना? हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे देखो यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है हमें, है ना? सॉल्व द, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको एग्जाम में लिख दिया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, तब आप यही वाला मेथड यूज करना है कि नहीं? दो इक्वेशन हमें दे रखा है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है आप किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, है ना? जैसे यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, है ना, जो इक्वेशन थोड़ा इजी लग रहा है ना उसको 1 बोल दो, वहीं से आप वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना, है ना? जैसे ये वाला थोड़ा इजी लग रहा है ना, तो आप क्या करना है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 को इक्वेशन 1 बोल दो। यहां से देख लो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 माइनस 2y को इधर भेज दो, आपको x का वैल्यू मिल गया ना। और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन दे रखा है इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। अब बस आप क्या करो, किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, या तो x का वैल्यू निकाल लो या तो y का वैल्यू निकाल लो, उसको उठाकर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो, बस हो गया। x का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया, उसके बाद लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। दैट इज, आपने एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ में आ रहा है ना? इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हमने इस इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2,
इक्वेशन 1 से हमने x का वैल्यू निकाला, आप चाहते तो y का भी वैल्यू निकाल सकते थे, आपके ऊपर है। मैंने x का वैल्यू निकाला, अब इसको उठा के कहां पुट कर दूंगा, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, देखो लिखा हुआ है ना 7x, x की जगह आप क्या लिख दूंगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। तो देखो पूरा इक्वेशन, एक इक्वेशन एक वेरिएबल में रिड्यूस हो गया, पूरा एक इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल y है, यहां से y का वैल्यू निकाल लो, है कि नहीं। तो देखो ये कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। यहां से देखो क्या आ रहा है सॉल्व करने पर, हाँ ये आ रहा है 21 माइनस 29y इक्वल टू 2। तो यहां से आ रहा है ये 2 को इधर भेज दो तो ये 19 हो जाएगा, ये 29y, यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना y का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज 19/29। अब ये आप y का वैल्यू उठाकर कौन सा इक्वेशन आपको ज्यादा इजी लग रहा है, 1 या 2, 1, तो आप y का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो y का वैल्यू उठाकर इक्वेशन आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 में चाहे 2 में, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन जनरली जो इक्वेशन इजी होता है हम लोग उसी में पुट करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, लेंदी ना हो, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 कितना है x प्लस 2 इंटू वाई की जगह लिख दो 19/29 इक्वल टू 3। यहां से सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है, x प्लस 19 2 जा 38/29 इक्वल टू 3। यहां से सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3 माइनस 38/29। एलसीएम ले लेना यहाँ पे 29 3 जा कितना हो जाएगा 33 जा 90 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, गुड। यहां से कितना आ रहा है 49/x का वैल्यू मिल गया हमें 49/29। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे और उसका वैल्यू उठाकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से रिड्यूस हो जाता है इक्वेशन, वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाता है। वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको जिस भी इक्वेशन में पुट करना है पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लो। किसको किसको नहीं समझ में आया, रेज योर हैंड, एक बार वापस से बता दूंगा। सबको क्लियर है, गुड। पावर्स क्लियर है ना, तन्मय, वेरी गुड। यहां तक क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दे रखा है 2x plus 3y is equal to 9 and 4x plus 6y equal to 18। ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ये पहला वाला सॉल्यूशन सबने नोट कर लिया ना? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। श्रेयशी क्लियर है ना? गुड। है ना? आप ये पहले वाले इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन 1, दूसरे वाले को बोल देना इक्वेशन 2। आप अलग से सॉल्यूशन में लिखना, एक को इक्वेशन 1 बोल देना, एक को इक्वेशन 2 बोल देना, ठीक है ना? अब देखो इक्वेशन 1 क्या दे रखा है, 2x + 3y = 9। यहां से आप x या y का वैल्यू निकाल लो। किसका वैल्यू निकालना चाहते हो, x या y? चलो x का वैल्यू निकालते हैं। 2x = 9 - 3y। देयरफॉर यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, 9 - 3y/2, है कि नहीं? अभी x का वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करो, देखो क्या आ रहा है। 4 × x की जगह क्या लिख देंगे, 9 - 3y/2 + 6y = 18। देखो 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल आ रहा है ना? यहां से सॉल्व करो। ये देखो 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो क्या जाएगा, 2 × 9 - 3y + 6y = 18। देखते हैं, 9 2 जा 18, 3 2 जा ये 6, तो -6 + 6y = 18। -6y + 6y कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया यहां से, देयरफॉर 18 = 18। और ये ट्रू है कि नहीं स्टेटमेंट, 18 18 के इक्वल होता है ना? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और कभी भी ऐसा आ गया तो इसका मतलब द गिवन पेयर ऑफ, देयरफॉर द गिवन पेयर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। द गिवन पेयर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसीलिए आपको x और y का एक सिंगल वैल्यू नहीं मिल पा रहा है यहां पर। समझ में आ रहा है ना? एक लेकिन फाइनली सॉल्व करते करते क्या आ गया, एक ट्रू स्टेटमेंट आ गया, 18 = 18। इसका मतलब द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कभी भी ऐसा हो जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड में, है ना, कोई नंबर उसी सेम नंबर के इक्वल आ जाए, एक ट्रू स्टेटमेंट आपको मिल जाए, इसका मतलब द गिवन पेयर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत? मतलब कि आप y का कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, -∞ से +∞ के बीच में जो भी नंबर आ रहा है, आप y का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, उसके करस्पॉन्डिंग आपको x मिल जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो y का, उसको किसी इक्वेशन में पुट करो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको x मिल जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? नेक्स्ट है नेक्स्ट देखो, आपको गिवन है x + 2y। वापस आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, x + 2y -4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0। 2x + 4y - 12 = 0। सॉल्व करो इसको। है ना, दो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। ये नोट कर लिए थे ना सब, पहले वाला सॉल्यूशन? गुड। सॉल्व करो इसको आप लोग।
हाँ 8 = 12 आ रहा है ना, फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है, यानी द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, है ना। है ना, यहां पर आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, है ना। इक्वेशन 1 क्या है, x + 2y - 4 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x = 4 - 2y। अब आप ये x का वैल्यू उठाकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। लिख लेना स्टेटमेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पुट कर दो x का वैल्यू, दैट इज 2 × x की जगह क्या लिख दोगे, 4 - 2y + 4y - 12 = 0। यहां से देखो क्या आ रहा है, 4 × 2 = 8 - 4y + 4y - 12 = 0। -4y + 4y कैंसिल, यहां से क्या आ गया, 8 = 12, है ना। लिख लेना, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 8 कभी 12 के बराबर थोड़ी हो सकता है, और कभी भी ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए। Therefore, the given pair of equations have no solution. Therefore, the given pair of equations have no solution. कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। है ना, सॉल्व वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। ये क्लियर है ना सबको? ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया ना, 8 = 12। 8 12 के बराबर थोड़ी होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब द गिवन पेयर हैज नो सॉल्यूशन। मतलब आप यहां पर y का या x का कोई भी वैल्यू ले लो, आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, उसको बारी बारी से दोनों इक्वेशन में पुट करो। इक्वेशन 1 से जो y का वैल्यू आएगा, इक्वेशन 2 से वो y का वैल्यू नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप। नेक्स्ट हमें दे रखा है, वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। s - t = 3। अभी आप वेरिएबल चेंज हो गया, जरूरी थोड़ी कि हमेशा x और y में ही रहेगा। s - t = 3 एंड s/3 प्लस t/2। ये s लिखा हुआ है, 5 नहीं है, ये ध्यान रखना। दिस इज s = 6। ये दो इक्वेशन दे रखा है आपको, s और t के लिए सॉल्व करना है ना। सॉल्व करो इसको। s - t = 3 एंड s/3 प्लस t/2 = 6। है ना, सॉल्व करो इसको। हाँ, टी का वैल्यू, हाँ चेक करते हैं, है ना। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है।
इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो यहां से हम लोग बोलेंगे s का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज 3 प्लस टी। s का वैल्यू इज 3 प्लस टी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, s की जगह क्या लिख देंगे, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। एलसीएम ले लो यहां से, 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t। अभी भी कोई क्लास में क्या जिसको एलसीएम लेकर सॉल्व करने नहीं आता है? अगर कोई हो तो मिल लो, अलग से होमवर्क दे दूंगा आपको। हाँ गुड गुड। यहां से देखो क्या आ रहा है, क्या था, 6 था ना, यहां से आ गया 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। यहां से देखो क्या आ गया, 2t प्लस 3t, 5t इज इक्वल टू 30। देयरफॉर t इक्वल टू, आ रहा है ना t का वैल्यू 6, अब आपके t का वैल्यू यहाँ 6 पुट कर देना, तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9। s का वैल्यू आपको मिल जाएगा 9, t का वैल्यू 6, s का वैल्यू 9। आ रहा है ना सबका आंसर? वेरी गुड। किसका किसका आंसर आया, रेज योर हैंड। बाकी लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करो। गुड, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना। होमवर्क के लिए लिख लो आप, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो, उसको होमवर्क में सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। लिखो 3p बाई 2, 3p बाई 2 माइनस 5q बाई 3, 3p बाई 2 माइनस 5q बाई 3 इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -2। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है p बाई 3, p बाई 3 प्लस q बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6, प्लस q बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। इसको होमवर्क में सॉल्व कर लेना, ठीक है। p और q का वैल्यू आपको निकालना है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 बाई 2 माइनस 5q बाई 3, p बाई 3 प्लस q बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6। आंसर लिख लो आप, p का वैल्यू 2 आएगा, q का वैल्यू 3 आएगा। p का वैल्यू आएगा 2, q का वैल्यू आएगा 3, ये आंसर है। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है ना। p का वैल्यू 2 आएगा, q का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। समझ गए ना सब्स्टिट्यूशन मेथड? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 पॉइंट, लिख लिए थे ना होमवर्क वाला क्वेश्चन? अरे सब लिख लिए थे ना होमवर्क वाला क्वेश्चन? हाँ लिखो जब 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इज इक्वल टू 1.3। नेक्स्ट दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? बिल्कुल, है कि नहीं? मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा ना, है कि नहीं? है ना सिमरन? हाँ दिखाना पड़ेगा ना। क्या दिखाना नहीं है? डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो ना ऐसे। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये दे रखा है ना, आप इसमें बस ऐसे दिखा दो इंटू 10। हाँ बोर्ड में दिखा देना, नहीं बोर्ड में दिखा देना, है कि नहीं? बढ़िया है ना कि आपने स्टेप दिखा दिया बोर्ड में, है कि नहीं? तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। क्लियर है ना यहां तक? अब जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है आपको, दैट इज 0.4x
प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, है ना। आप लिख लेना, या तो ऐसे शो कर देना, आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप ये 1 और 2 को सॉल्व कर लेना, डेसिमल बस आपको हटाना था, उससे सोचने में इजी हो जाएगा ना, तो डेसिमल हटा देंगे। अब बेटर है कि आप स्टेटमेंट ही लिखना बोर्ड में, इक्वेशन लिखकर उसके नीचे लिख देना मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 10, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये इक्वेशन मिलेगा, है कि नहीं। इसको बोल देंगे इक्वेशन 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। और अब आप इसको सॉल्व करो, x और y का वैल्यू निकाल लो और बताओ कितना आ रहा है। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा ये। हाँ, y का वैल्यू नहीं, -3/2 नहीं आएगा। y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2। वेरी गुड, है ना। सॉल्व करो इसको, y का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा। इसको सॉल्व करने पे आपका y का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, है ना। सब सॉल्व कर लो इसको खुद से, काफी सारा क्वेश्चन कर लिया। अब तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ रहा है ना, और जिसका जिसका नहीं आ रहा हो दोबारा सॉल्व करना उसको घर पे। आ गया ना, गुड। हाँ सॉल्व करो, अब x का वैल्यू निकालो। आप किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल कर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो और x और y का वैल्यू निकाल लो। y आ रहा है ना 3, गुड। आप x का वैल्यू निकाल लो। कहाँ कैसे सॉल्व किया, इतना कटिंग वटिंग, कहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है तुम्हारा? कम से कम लिखो तो जहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है ना। ये काट देना, एलसीएम लेकर दिखाया है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन 1 2 कुछ लिख ही नहीं रहे हो, बोर्ड में ऐसे ही लिख दोगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। समझ में तो आना चाहिए ना, इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 2 कहाँ है। अब फिर ये क्या कर रहे हो, ये क्या लिखे हो? है ना, तो इतना ये सब करके दिखाने का जरूरत नहीं, सीधे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 10, खत्म। अपने डेसिमल हट जाएगा, हर जगह डेसिमल में एक ही डिजिट था ना। ये क्या लिखे हो यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखे क्या हो, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक से लिखो ना उसको। उसके नीचे ये क्या आ गया, यहाँ से 23 से 13 कैसे आ गया फिर? कहाँ पर है इक्वेशन, दिखाओ। हाँ तो उसको उसी के नीचे लिख दोगे इक्वेशन को, हो गया ना। 1 और 2 बता दिया, अब इसको लिख, यहाँ पर ये इक्वेशन लिख कर इसको सॉल्व करो। यहाँ से इसको काटो, ये इक्वेशन फर्जी का क्यों ऐड किया? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, यहाँ से x का वैल्यू निकाले। अब इसको कहाँ पुट किए हो, कहाँ, किस इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में पुट किए होगे ना। हाँ ये इस वाले इक्वेशन से निकाले हो ना, इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाले, तो लिखोगे ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, जैसे बोर्ड पे लिख रहे हैं वैसे लिखोगे, तब बोर्ड में नंबर मिलेगा। हाँ गुड। जैसे लिखना है ना स्टेटमेंट, कहाँ से वैल्यू निकाले, कहाँ पुट किए, जो चेक करेगा तब तो उसको समझ में आएगा। नंबर कटेगा तो फिर रोते रहोगे,
सर सिली मिस्टेक करके आए हैं, पिछले 1.5 साल से यही सुन रहे हैं। हो गया ना, आ रहा है ना एक्स और वाई का वैल्यू, गुड है ना। प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा करो, आप नहीं लिखोगे तो फिर नंबर ही नहीं मिलेगा, कट जाएगा कुछ नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सबका आंसर आ रहा है ना? कोई है जिसका आंसर नहीं आ रहा है? अभी बना ही रहे हो इसको, दूसरे बार बना रहे। सॉल्व करो, सॉल्व करो, आ जाना चाहिए आंसर। देखो आंसर लिखा हुआ है बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है आपको बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व करो इसको। है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सॉल्व करना है। आप किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। जैसे इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, है ना। अब सॉल्यूशन में अलग से इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मेंशन कर देना, है ना। अब देखो ये जो इक्वेशन 1 है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यहां से देखो x का वैल्यू क्या आ रहा है, √2x इज इक्वल्स टू माइनस √3y, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। अभी x का वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 देखो क्या है, √3, x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस √3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यहां से देख लो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 माइनस 3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब आप इसके आगे चाहो तो एलसीएम एलसीएम ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उतना करने की जरूरत है। आप सीधे y कॉमन ले लो, यहाँ y कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, -3 बाई √2 माइनस √8 इक्वल टू 0। और इस पूरे को इधर भेज दो, 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0। ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 बाई ये जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देयरफॉर यहां से y का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब आप ये y का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट करो,
वहां से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा, x का वैल्यू भी 0 आएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? ये y का वैल्यू 0 आ गया, इसको उठाकर आप किसी इक्वेशन में पुट करना, x का वैल्यू भी 0 आएगा। ठीक है, तो आपको एक सॉल्यूशन मिल गया, दैट इज 0,0। ठीक है, देखो ऐसा जो इक्वेशंस होता है ना, इनको होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, है ना। होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन में क्या होता है ना, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो 0 हो जाता है। बस आपको x और y वाला टर्म दिखता है दोनों इक्वेशन में, कांस्टेंट वाला टर्म दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन। और होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन में एक वैल्यू ये पक्का आएगा 0,0, x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0, ये सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, ये y का वैल्यू 0 आ गया ना, आप इसको पुट करना किसी इक्वेशन में, वहां से x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। आ रहा है ना 0, बहुत अच्छे। अब यहां पे थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना है, एक सॉल्यूशन तो मिला, लेकिन क्या इसका और सॉल्यूशन हो सकता है, वो चेक करना होता है यहां पे। समझ में आ रहा है ना, यहां तक नोट कर लिया हो ना सब ने नोट कर लिया ना, ये सब समझ में आ रहा है ना, बोल रहा हूं तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनो, अब आप एक लाइन छोड़ करके लिखना होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशंस। आप लिखो होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले तो ये होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन होता क्या है, दैट इज a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। यानी दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट वाला टर्म 0 है, बस x और y वाला टर्म दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका है, होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आप डायरेक्ट a1 बाई a2 और b1 बाई b2 रेशियो निकालो। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, अगर यहां पर आ गया c1 बाई c2 तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, यहां पे 0 बाई 0 बहुत खतरनाक चीज है। समझ में आ रहा है ना, एरर आ जाएगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देखो ये कंडीशन आप सिर्फ होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन में लगा सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब आप जरा यहां चेक करो तो क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, यहां चेक करो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, बोलो। अरे बोल ही नहीं रहे हो, हाँ? नहीं है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल, यानी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, x इक्वल टू 0 एंड जो आया था। समझ में आ रहा है ना, और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस नहीं है। हाँ, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो जाता तब हमें मिलता इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है ना यहां तक? क्या सिमरन बोलो, हाँ? ये दूसरा इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, है ना, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दो इक्वेशन है होमोजेनस इक्वेशंस, है ना। चलो यहां तक क्लियर है ना सबको, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। यहां तक नोट कर लिए ना सब? सबको क्लियर है ना? अंजलि नहीं समझ में आया? आ रहा है ना? ऐसा लगा परेशान हो गई अभी तो। सब ठीक है ना? सब समझ में आ रहा है ना सबको? वेरी गुड। क्या तन्मय क्लियर है ना यहाँ तक? तन्मय बताओ तो होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन किसको कहते हैं? अब बोलो हिमांशु, होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है? रूट वाला? रूट वाला कुछ नहीं रहता है। बताओ आरव, होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है वंश होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन? क्या होता है होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन? कांस्टेंट टर्म जीरो होता है। दोनों इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जीरो होता है। दैट इज नोन एज होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन। पहले तो ये याद करो होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन होता क्या है? ऐसा पेयर ऑफ इक्वेशंस जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो हो। सिर्फ आपको एक्स और वाई वाला टर्म दिखेगा दोनों जगह। वंश क्लियर है ना? क्या आरव, तन्मय, हिमांशु, होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशंस किसको बोलते हैं? जहां पे कांस्टेंट टर्म जीरो होता है, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट वाला टर्म दिखाई नहीं देगा, उसको बोलते हैं होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन। और होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन का 100% एक सॉल्यूशन पक्का आएगा, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो। कभी भी होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दे रखा है तो ये वाला सॉल्यूशन तो 100% आएगा, x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। हमें बस चेक करना होता है कि यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है वो तो आप जानते हो, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। यानी अगर ऐसा होमोजेनस पेयर है जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, 0, 0। अगर मान लो कोई ऐसा होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन है जहां पे a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो गया, मतलब वहां पे 0, 0 तो सॉल्यूशन आएगा ही, उसके साथ और भी सॉल्यूशंस होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे भाई ये सबको समझ में आ गया ना होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन? बताओ एकलव्य, होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है? दोनों कांस्टेंट टर्म, दोनों इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? देन दैट इज नोन एज होमोजेनस पेयर ऑफ इक्वेशंस। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x minus 4y, 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24, and hence find the value of m, and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3, y equal to mx plus 3। सॉल्व करो इसको। पहले तो आप जो दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है उन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालो। जो दो इक्वेशन दे रखा है ना, ये वाला और ये वाला, इनको सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू निकालो और बताओ कितना आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, अभी तो वही पढ़े। x और y का वैल्यू निकालो। अंजलि समझ में आ रहा है ना?
हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। y का वैल्यू 5 आएगा, बहुत अच्छे। x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू -2, वेरी गुड। x का वैल्यू आएगा -2, y का वैल्यू आएगा 5। x का वैल्यू आ रहा है ना -2, बहुत अच्छे। तो जब आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे, जो कि आप खुद से करोगे, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा -2, है ना। ये जो दो इक्वेशन दे रखा है, 2x + 3y = 11 एंड 2x -4y = -24, इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू कितना आ रहा है? -2, वेरी गुड। y का वैल्यू 5। अब जैसे ही x और y का वैल्यू आ गया, इसको आप उठाकर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो और वहां से m का वैल्यू निकाल लो, है ना। देखो हमें दे रखा है y = mx + 3, तो y का वैल्यू रख दो 5 = m × x का वैल्यू रख दो -2 + 3। हाँ, चेक करो यहां से कितना आ रहा है ना। 2 = -2m, यहां से सॉल्व करोगे, देयरफॉर m का वैल्यू आ जाएगा, आ रहा है ना m का वैल्यू -1। गुड, m का वैल्यू विल बी -1, वेरी गुड, है ना। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यही दो मेथड आपको पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में इकोनॉमिक्स के क्लास में।